हमारा जो आज का लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.7, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज किससे टॉपिक से रिलेटेड है? डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है कि आपकी जब कोई एसेट, पहली बात अब लफ्ज एसेट जब आया है तो हम उस एसेट को जिक्र कर लेते हैं। एसेट क्या है? अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है कि एसेट हमारी मलकियत है। एसेट हमारी वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं रेवेन्यूज को जनरेट करने में। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करने में हमारे लिए मददगार है। मिसाल के तौर पे एक टायर वर्कशॉप है, उस टायर वर्कशॉप के अंदर जो टायर में हवा भरने वाली कंप्रेसर है वो उसको पैसे कमा के दे रही है। एक लंडर डालने वाली मशीन है, वो अपने ठेकेदार को पैसे कमा के दे रही है। एक थ्रेशर चलाने वाली मशीन किसान को पैसे कमा के दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट इज हेल्पफुल टू जनरेट द रेवेन्यू। अब एसेट क्लियर हो गया आप लोगों को। तो जब एसेट वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा तो उस रेवेन्यू जनरेशन के अंदर उसकी वैल्यू में क्या होगी? कमी होगी। वो जो वैल्यू में कमी वाकया होगी ड्यू टू द जनरेशन ऑफ द रेवेन्यू इन द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, वो क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन कहलाएगा। अब अगर हम प्रॉपरली डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करते, डेप्रिसिएशन का एज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करते, तो हम अपने जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो गलत अर्न कर रहे हैं। जो हम अपनी चीज की सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रहे हैं वो गलत डिसाइड कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जब हमारा एसेट इस्तेमाल हुआ तो उस एसेट की कमी वाकया हुई, हमारा डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस हुआ, और हमने जब उस चीज की प्राइस फिक्स की या कैलकुलेट की तो हमने उसमें से अपना एक एक्सपेंस जो डेप्रिसिएशन था वो हमने नजरअंदाज कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, जो कि फिर उसकी वजह से क्या हुआ? हमारी कॉस्ट गलत कैलकुलेट हुई। हमारी कॉस्ट गलत कैलकुलेट होने की वजह से हमारी प्राइस गलत कैलकुलेट हुई। फिर जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया कॉस्ट और प्राइस का डिफरेंस निकाल के, वो गलत हुआ। और एट द एंड ऑफ द डे अगर हमने कोई प्रॉफिट कमाया भी था तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ना होने की वजह से वो प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो गया? वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है? उर्दू में इसको कहते हैं तफरीत, यानी कि कमी वाकया होना। डेप्रिसिएशन क्या है जी? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। मैंने जिस तरह बोला डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इन प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, कि किस प्रोसेस के दौरान जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस प्रोसेस के दौरान जो एसेट की वैल्यू में कमी वाकया हो रही है वो क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन कहलाएगा। फिर डेप्रिसिएशन इसी वजह से क्या है? कॉस्ट का हिस्सा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट करेक्ट कैलकुलेट हो तो हमें चाहिए कि हम डेप्रिसिएशन को कतई निगलेक्ट ना करें। मैंने उसकी अभी आपको वजह बता दी कि अगर हम डेप्रिसिएशन को निगलेक्ट करते हैं तो हम कॉस्ट कैलकुलेट नहीं फाइंड कर सकेंगे। कॉस्ट फाइंड नहीं कर सकेंगे तो प्राइस सही नहीं फाइंड कर सकेंगे। प्राइस सही नहीं फाइंड कर सकेंगे तो हम प्रॉफिट निकालेंगे, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस, वो करेक्ट फाइंड आउट नहीं होगा। तो डेप्रिसिएशन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी है। If we want to calculate the accurate profits earned by organization, so we must calculate the depreciation of assets which are directly involved in the process of generating the revenue. Then we are able to find the correct profit. If we do not do this process, do not follow this process, we cannot find the correct amount of profit, and the depreciation must be calculated by every business organization. So we have the topic in business mathematics to calculate the depreciation, to elaborate the depreciation, and the importance of the depreciation can be given by the businessman. तो इस चीज को अगर हम आगे लेके चलें, there are two basic methods of calculating the depreciation. The method number one, which has three
different names. All these three names are used for the method number 1. All these three names are used for the method number 1. The number 1 method is written down value method. The name of the method number 1, written down value method. Name for the second name is diminishing balance method, and the third name is reducing balance method. ये तीनों नाम एक ही मेथड के हैं. हम डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर, डिफरेंट नेचर्स के ऊपर इनके नाम अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट की करने को कहा जाता है वो अंडर दीज 3 डिफरेंट नेम्स कहा जाता है. अब इस मेथड के अंदर होता क्या है कि जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है. इसकी जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कांस्टेंट नहीं रहती. टाइम जैसे जैसे गुजरता जाएगा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, एसेट की वैल्यू, एसेट की लाइफ बढ़ती जाएगी, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गिरती जाएगी. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गिरती जाएगी. अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट रिमेन फिक्स्ड. हम मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हमें डिफरेंट एसेट्स को कहा जाता है. हम यहां पर इस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि कौन से एसेट्स की डेप्रिसिएशन अंडर द मेथड दिस कैलकुलेट की जाती है और अंडर दिस मेथड कैलकुलेट नहीं की जाती. इसका जो फार्मूला है, जिस फार्मूले के तहत हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएटेड वैल्यू, सबसे पहले यहां पे लिखा है डेप्रिसिएटेड वैल्यू, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एसेट से क्या मुराद हुआ कि आपने एक एसेट खरीदा था, आपने एक एसेट खरीदा था, और वो जो एसेट आपने खरीदा था वो मिसाल के तौर पे 1 लाख का खरीदा था. उस एसेट को आप जहां से आपने खरीदा और उसको अपने पास लेकर आए, उस दौरान आपके जितने भी एक्सपेंस हुए उन तमाम एक्सपेंस को हम उस परचेज प्राइस में जमा कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट आ जाएगी. कॉस्ट ऑफ एसेट, या हम इसको यहां पे कह सकते हैं द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट. जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है एसेट की, उसको भी हम कह सकते हैं. और या डेप्रिसिएटेड वैल्यू से मुराद ये भी लिया जा सकता है वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी कि एसेट जितने अरसे इस्तेमाल हो चुका उस अरसे के बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, डेप्रिसिएटेड वैल्यू कहलाएगी. वो क्या कहलाएगी, डेप्रिसिएटेड वैल्यू कहलाएगी. इसके बाद पीस में क्या है, फार्मूले में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट है, आर क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, एन है, एन आपको टाइम पीरियड होगा. ये वीक्स में भी दिया जा सकता है, ये ईयर्स में भी दिया जा सकता है, ये मंथ्स में भी दिया जा सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन कि आपको जो एन गिवन है वो किस में गिवन है. नॉर्मली जो आपको एन गिवन होगा वो ईयर्स में गिवन होगा. जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको गिवन होगा वो परसेंटेज में गिवन होगा. जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको गिवन होगा वो परसेंटेज में गिवन होगा, और जो एन गिवन होगा वो टाइम ईयर्स में गिवन होगा. अब ये था आपका पहला मेथड, और इससे जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं और जो हम अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं हम वो देखते हैं. आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि आपका एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 2,50,000, उसकी कॉस्ट है 2,50,000, ठीक है, और उसकी जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 7.5% है. कहता है कि अगर एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 2 लाख, प्रेजेंट वैल्यू या कॉस्ट है 2,50,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 7.5%, तो आप बताएंगे कि 7 साल बाद उसकी डेप्रिसिएशन कितनी रह जाएगी, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी रह जाएगी. तो उसके लिए क्या होगा, हम डेप्रिसिएटेड वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे. देखिए इस कैलकुलेटर पे जो सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को कि हम कैलकुलेटर के ऊपर ये सॉल्यूशन कैसे करेंगे. देखिए मेरे सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा सिर्फ और सिर्फ एक साइंटिफिक कैलकुलेटर. मैंने पी की वैल्यू लिखी 2,50,000, मैंने ये ब्रैकेट डाली, मैंने ब्रैकेट में लिखा 1 फॉर्मूले वाला, माइनस जो रेट को मैंने
कन्वर्ट कर दिया था 0.075, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब आप देखें आपकी स्क्रीन, आपके कैलकुलेटर के ऊपर इस तरह का एक बटन होगा, एक्स के ऊपर एक डॉट सा लगा हुआ होगा। आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपके ऊपर एक बना हुआ आ जाएगा, स्केल सा बना हुआ आ जाएगा। तो आप जब वो स्केल बना हुआ आ जाए स्क्रीन के ऊपर तो अपने ऊपर लिख दे 7। 7 किस चीज का लिखा? एन का लिखा हुआ। अब देखें आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे जो फार्मूला है वो पूरा डिस्प्ले हो रहा है। आपने जस्ट क्या करना है, इज इक्वल टू का बटन दबा देना है। तो आप देखें जो मैंने बोर्ड के ऊपर आंसर लिखा है वही आंसर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया। अब कुछ कैलकुलेटर्स के अंदर ये बटन नहीं होगा, ये बटन नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा, यहां पर आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पे इस तरह का बटन मिलेगा। आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पे इस तरह का बटन मिलेगा। तो ये बटन जब आप प्रेस करोगे तो सेम इसी तरह ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा और आप 7 प्रेस कर दोगे और इज इक्वल टू का बटन दबा दोगे तो आपके पास कैलकुलेटर पर विद इन ए सेकेंड या विद इन ब्लिंक ऑफ आई आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर हमें इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं आता होगा तो बच्चे ये सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। टू मेक द पॉसिबल द सोल्यूशन यू हैव टू बी वेल अवेयर ऑफ योर कैलकुलेटर। तो हम लोग बीइंग वॉ कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के टीचर्स, हम अपने बच्चे को इसलिए जो भी उनके पास गैजेट्स अवेलेबल हैं कैलकुलेटर्स की शक्ल में, वो हम उनको प्रॉपरली ऑपरेट करना सिखाते हैं ताकि इन फ्यूचर और इन डेली लाइफ जो इस खिलौने का इस्तेमाल है वो उनको पता हो, ये उनके से बैग्स में ना पड़े रहे। तो यही चीज आपको इसलिए प्रॉपरली सिखाया गया। ठीक होगी बात? फिर इसके बाद मैं आ जाता हूं, आपका आंसर आ गया, खत्म होगी बात। इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या हुआ है, उसने कहा कि उसकी कॉस्ट कितनी है, 65,000 है और आफ्टर द डेप्रिसिएशन होने के बाद जो उसकी कॉस्ट रह जाती है, इसी की वैल्यू रह जाती है, दैट विल बी इक्वल टू द 53,000। वो कितनी हो जाती है? 53,000 हो जाती है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 4% है। तो कहता है कि अगर किसी एसेट की कॉस्ट 65,000 हो और 4% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही हो तो कितनी टाइम ड्यूरेशन के बाद उसकी वैल्यू 53,000 तक पहुंच जाएगी। तो फॉर्मूला सेम यही यूज होगा। हम इसके अंदर डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या दी हुई है? 53,000। प्रेजेंट वैल्यू या कॉस्ट कितनी दी हुई है? 65,000। 1 माइनस आर फॉर्मूला लगाया, एन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। 65,000 हमने इक्वेशन की बोथ साइड पे क्या किया? हमने इक्वेशन की बोथ साइड पे 65,000 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आउटकम आ गया 0.8154 इज इक्वल टू 0.96 रेज़ टू द पावर n। ये 0.96 कैसे आता है? 1 में से आपने 0.04 माइनस करना है। अब यहां पर हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाती है। अगर हम चाहते हैं n को लोअर डाउन करना तो हमें क्या करना पड़ेगा? लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा। हम इक्वेशन की बोथ साइड पे लॉग ले लेते हैं, लॉग 0.8154 और n नीचे आ गया लॉग 0.96। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n। हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? n की। तो n के साथ जो वैल्यू है log 0.96, हमने उससे क्या किया? हम इक्वेशन की बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे। हम इक्वेशन की बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे। अब देखें आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा। क्या करना है? लॉग का बटन दबाएं, लिखे 0.8154 ब्रैकेट क्लोज कर दें, डिवाइड का बटन दबाएं, दोबारा लॉग लिखे 0.96 ब्रैकेट क्लोज करें और इज इक्वल टू का बटन दबा दें। आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा 4.99। आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा 4.99 जिसको हम लिख सकते हैं 5। तो देखें आपके पास वहां पे आंसर क्या डिस्प्ले हो रहा है? 5 इयर्स। क्योंकि 4.99 आया था तो 4.99 को हम 5 इयर्स लिख सकते हैं। हम 5 इयर्स लिख सकते हैं। तो यहां पर फिर बच्चे मैं बात वही करूंगा, ये जो गैजेट है आपका, ये जो कैलकुलेटर है, ये आपका सॉल्यूशन सॉल्व कर सकता है, पॉसिबल कर सकता है। अदरवाइज देयर इज नो अनदर ऑप्शन टू सॉल्व द क्वेश्चन। फिर
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसमें क्या हुआ कि हमें क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 24,000, आफ्टर यूजिंग 4 years उसकी वैल्यू रह जाती है 17,950। व्हाट वुड बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? व्हाट वुड बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? हमने क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या होगा, हमने फिर वही फार्मूला लगाना है। हमने फार्मूला लगाया डेप्रिसिएटेड वैल्यूज P इज इक्वल टू 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर n। डेप्रिसिएटेड वैल्यू दी हुई है 17,950। एक बात बच्चे यहां पे मैं आपको बताता जाऊं, जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू होगी वो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू से कम होगी। क्वेश्चन में पहचान क्या है कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू कौन सी होगी और प्रेजेंट वैल्यू कौन सी है। जो लोअर वैल्यू होगी वो डेप्रिसिएटेड वैल्यू कहलाएगी, जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी या कॉस्ट ऑफ एसेट कहलाएगी। ये डिफरेंस भी आपके लिए समझने के लिए आसान है, ये ट्रिक है, आप ये समझ सकते हैं कि यार आपको फर्क पता चलना है, करना है कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या है और प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो उसकी आसान सी पहचान है, जो ज्यादा है वो प्रेजेंट वैल्यू है, जो कम है वो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है। हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की, फिर मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू आ गया 0.7479। फिर यहां पे दोबारा कैलकुलेटर का इस्तेमाल है। मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दोबारा से ये कैलकुलेशन किस तरह पॉसिबल हुई है वो करके दिखाता हूं। देखिए क्या लिखूंगा, साल कितने हैं? साल कितने हैं? 4। साल कितने हैं? 4। जितने भी साल होंगे वो मैं लिखूंगा पहले। अब यहां पर वही बटन जो रेज़ टू द पावर फाइंड करने के लिए गया था उसको सेकंड फंक्शन पे लेके जाऊंगा, शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और इस पे चला जाऊंगा, तो आपकी स्क्रीन पे अंडर रूट डिस्प्ले हो जाएगा। अब उसके अंदर मैं वैल्यू लिख दूंगा 0.7479। क्लियर होगी बात? दोबारा रिपीट करता हूं, कितने साल हैं? 4 साल हैं। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? 4। शिफ्ट दबा के ये जो एक्स वाला बटन है जिसे मैंने रेज़ टू द पावर फाइंड की थी उसको प्रेस करूंगा तो इस तरह स्क्रीन पे डिस्प्ले आ जाएगा। और फिर मैं इसके अंदर लिख दूंगा 0.7479 और इज इक्वल टू का बटन दबा दूंगा। तो आपके पास देखिए स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो गया? 0.9299। 0.9299 डिस्प्ले हुआ। 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर इज इक्वल टू 0.9299 इक्वल टू किसके आ गया? 93 के। 1 इधर उठा के ले गया, माइनस आर के साथ आ गया, माइनस का साइन था, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 0.07 0.93 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.7। इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आर की परसेंटेज आ गई 7%। आर की परसेंटेज आ गई मेरे पास 7%। तो बच्चे यहां पर हमारे लिए जरूरी था इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल। आपने देखा कि आपकी अगर बुक की एक्सरसाइज देख रहे हो अगर आप, तो 3 क्वेश्चन के बाद 4 नंबर आता है, जबकि मैंने यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्यों लिखा? इसकी वजह यह है कि आपकी जो बुक की तरतीब है, क्वेश्चन नंबर 4 दूसरे मेथड से सॉल्व होता है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से सॉल्व होता है। इसलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे हम और फिर हम अपनी क्लासेस को, अपनी इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। सिंपल, प्राइस कितनी है? 50,000 है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 2% पर डे दिया हुआ है। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 2% पर डे दिया हुआ है। जो पर डे डेप्रिसिएशन है रेट है आपको दिया हुआ है, तो और आपको एन जो दिया हुआ है वो भी डेज में दिया हुआ है। तो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को डेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आपको डेज में दिया हुआ, पर डे के हिसाब से दिया। हमने फार्मूला में वैल्यू पुट की, फिर जिस तरह हमने यहां पे सॉर्ट आउट किया था, ये हेड के बटन को यूज करके इस तरह करके जो बटन होगा आपकी स्क्रीन पे, अगर आप इस साइड से चले तो दूसरा या तीसरा बटन होगा, उस साइड से चले तो चौथा या पांचवा बटन है, आपको उस कैलकुलेटर की स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया 40855।
अगर आपको यहां पे कोई कंफ्यूजन है कि ये किस तरह आता है, तो मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर एक दफा दोबारा इसका कैलकुलेशन किस तरह की जाएगी वो मैं करना सिखा देता हूं। बेटा बार बार मेरा करने का फायदा के अब मकसद क्या है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये डिपेंड कर रही है आपकी कैलकुलेटर के इस्तेमाल के ऊपर। अगर आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं आएगा तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को करना। तो मैं इसलिए बार बार अपने चेहरे से ज्यादा कैलकुलेटर के ऊपर फोकस कर रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेटर ज्यादा जरूरी है इस सॉल्यूशन के लिए बजाय इसके कि आप मेरा चेहरा देखो। तो शुरू करते, कॉस्ट क्या दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू क्या दी हुई है 50,000। मैंने 50,000 लिखा, ये ब्रैकेट का बटन ये मैंने प्रेस किया, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट होगी, 1 लिखा, ये फॉर्मूले का 1 है, माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ 2%, 2% को मैं लिख सकता हूं 0.02, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये वाला बटन यहां से देखिए 1 2 3, इस साइड से तीसरा बटन, इस साइड से चौथा बटन, यही बटन होगा इसी जगह पर। अगर आपको मैंने आपको जिस तरह स्क्रीन मिलता है इस तरह उल्टी हेड का बटन उसको कहते हैं वो मिलेगा। आपने इसको प्रेस करना है और प्रेस करके आपने कितना एन आपके पास कितना दिया हुआ 10 प्रेस करके फिर आपने क्या करना है, लास्ट एंड फाइनल आपने बटन इज इक्वल टू का प्रेस करना है और आपकी स्क्रीन पर आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर आंसर डिस्प्ले हो जाएगा जो आएगा 40855। हम इसको लिख देंगे। क्लियर होगी बात बच्चे? तो ये आपका जो एक्सरसाइज का जो पहला हिस्सा था जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर डिपेंड करता था वो हमने सॉल्व किया और वो हमने वाइंड अप किया। अब हमारी जो एक्सरसाइज है उसका जो सेक्शन 2 है वो हम स्टार्ट करेंगे। वो सेक्शन 2 किस पे डिपेंड करता है? वो मेथड नंबर 2 जो हमारी डेप्रिसिएशन का उस पर डिपेंड करता है। वो हमारा सेक्शन 2 उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेक्शन 2 क्या है हमारे पास? मेथड 2 क्या है? उसका नाम क्या है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए इसके अंदर एक नाम कांस्टेंट चल रहा है, फिक्स्ड मतलब फिक्स रहेगा। ओरिजिनल कॉस्ट से क्या मुराद कि जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी इट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट, इट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। स्ट्रेट लाइन, किसी भी चीज का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन कब बनता है? जब उसकी कोई चीज, उसकी जो अमाउंट हो वो कांस्टेंट हो। अमाउंट क्या हो? कांस्टेंट हो। अमाउंट कांस्टेंट होगी, जब उसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ये जो डेप्रिसिएशन का मेथड है इसके अंदर हर साल जो हर डेप्रिसिएशन होगी वो फिक्स्ड रहेगी। यानी कि जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट कर ली वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एसेट फिक्स्ड हो जाएगी। और अगर आपने एसेट की वैल्यू फाइंड करनी है कि मेरी 10 साल बाद मेरी एसेट की वैल्यू क्या है, तो आपके लिए सिंपल सा हल होगा कि आपकी जो डेप्रिसिएशन 1 साल की डेप्रिसिएशन आई है आप उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। टोटल 10 सालों की डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। आप उसको कॉस्ट में से माइनस कर दोगे तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो ये इसके अंदर हम डेप्रिसिएशन पर ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट एज डिस्कस बिफोर कि हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है? वही परचेज प्राइस प्लस ऑल एक्सपेंसेस बिफोर इट्स यूज, दैट वुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, दैट वुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट। तो कॉस्ट ऑफ एसेट क्या हुआ? परचेज प्राइस प्लस ऑल एक्सपेंसेस बिफोर इट्स फर्स्ट यूज, दैट इट विल बी नोन एज द कॉस्ट। इसके बाद स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू डिफरेंट नेम्स के साथ यूज होता है। हम स्क्रैप वैल्यू को रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, हम स्क्रैप वैल्यू को ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं, हम स्क्रैप वैल्यू को सॉल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। दीज आर द डिफरेंट नेम्स विच आर यूज्ड फॉर द स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू है क्या? स्क्रैप का लफ्जी मतलब होता है कबाड़। स्क्रैप का लफ्जी मतलब होता है कबाड़, यानी कि वो वैल्यू
जो आपकी जब एसेट आपका इस्तेमाल हो चुका और उस एसेट के लिए अब आपकी कोई फायदा नहीं है, आप उसको जब फेंक दोगे आपके लिए यूजलेस हो जाएगा, तो उस टाइम जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? स्क्रैप वैल्यू कहलाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं स्क्रैप वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर कंप्लीटिंग इज यूजफुल लाइफ। जो आपने उसकी यूजफुल लाइफ एस्टिमेट की थी, वो उस लाइफ उसकी खत्म हो जाए, उसके बाद जो उसकी वैल्यू रह जाएगी वो क्या कहलाएगी? स्क्रैप वैल्यू कहलाएगी। अब इसका फार्मूला हो गया। फिर स्क्रैप वैल्यू मैंने बता दी, आपकी बुक में एक्सरसाइज के अंदर सिंगल क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर, वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है 3 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स उसने की हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने 3 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स की हैं। पहली रिक्वायरमेंट उसने की है डेप्रिसिएशन पर ईयर फाइंड करने की, तो हम फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। कॉस्ट दी हुई थी 1,50,000, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई, यूजफुल लाइफ दी हुई है 5 साल। 1,50,000 को 5 से तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन पर ईयर की वैल्यू 30,000 आ जाएगी। The cost of asset is 1,50,000. The scrap value is not given in the question. And the estimated life of the asset, or useful life of the asset in the question is 5 years. When we divide 1,50,000 by the 5, we get the answer 30,000. That 30,000 is known as depreciation per year. That 30,000 depreciation remain fixed for the life of asset for the 5 years. The first requirement is depreciation per year, that would be equal to 30,000, and the second requirement, what was the value of the asset after 3rd year, या 3 सालों के बाद एसेट की वैल्यू कितनी रह जाएगी। इट्स मीन कि आपका एसेट 3 साल इस्तेमाल हो गया, पहले साल की डेप्रिसिएशन 30,000, फिर उसमें 30,000 और जमा हुआ 60,000, फिर उसमें 30,000 और जमा हुआ 90,000, यानी कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 90,000 आ गई। बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है? 1.5 लाख। डेप्रिसिएशन कितनी? 30,000 1 साल की, साल कितने? 3, 90,000 आ गई। 1.5 लाख में से 90,000 माइनस किया तो 3 साल के बाद जो मेरे एसेट की वैल्यू रह गई, जो मेरी मशीनरी की वैल्यू रह गई, वो 60,000 रह गई। फिर इसके बाद अगली रिक्वायरमेंट है, कहता है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर। सवाल में क्या कह रहा है? एसेट की वैल्यू क्या होगी 5वें साल के शुरू में। बिगिनिंग का मतलब शुरू में। अब वो बात करें शुरू में, 5वें साल के शुरू में, इसका मतलब है हम यहां पे क्या करेंगे, जब हमारे एसेट के 4 साल पूरे हो जाएंगे, 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर कंप्लीट होने के बाद जो वैल्यू होगी वो 5वें साल के बिगनिंग की वैल्यू होगी कि नहीं होगी। तो हम यहां पे फाइंड क्या करेंगे? द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर द एंड ऑफ 4 ईयर्स। तो जो आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर एट द बिगनिंग ऑफ द 5th ईयर। तो मैंने वही काम किया, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया, मेरे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई 1,20,000। 150 में से मैंने माइनस किया 1,20,000 को, तो मेरे पास जो एसेट की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 30,000। वो क्या रहेगी? 30,000 रहेगी। We can say that at the end of the 4th year, that would be the equal to the value of machine at the beginning of the 5th year, that was 30,000. That was 30,000. तो यहां पर मेरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। हमारी 1.7 जो एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर दी। 1.7 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। मैंने कोशिश की बच्चे कि हमारी जो एक्सरसाइज का सलूशन हो वो आप अगर मेरा लेक्चर ऑनलाइन देख रहे हो, WCA के ऑफिशियल चैनल पर देख रहे हो, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो कि जो बोर्ड के ऊपर वैल्यूज लिखी हुई हैं वो कैसे आई। तो उसके लिए हमने कैलकुलेटर का सहारा लिया और इस वीडियो के अंदर बार बार कैलकुलेटर को इस्तेमाल किया।
ताकि जब आप इसको देखें, इस वीडियो को देखें, तो आप और इस बुक को देखें। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये हम लोग वाह कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो नदीम अख्तर सिद्दीकी की फॉलो कर रहे हैं। ये नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक की एक्सरसाइज 1.7 का सेक्शन 2 है। ठीक है बच्चे, तो अगर कुछ भी आपको पूछना हुआ तो आप जब इस वीडियो को देखें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप आके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो मैं आपको उस कमेंट सेक्शन में आके जवाब दे सकता हूँ। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे।